कहानी है संस्कार। निधि तैयार होकर अभी स्कूल रवाना हो ही रही थी कि इतने में मोहित की आवाज आई। निधि, जल्दी इधर आओ, देखो मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। निधि कमरे में आ गई तो देखा मम्मी जी अपने सिर पर पट्टी बांधे बैठी हुई थी। वह फटाफट रसोई में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बिस्किट देकर उन्हें दवाई दे दी। उसके बाद निधि अपना बैग उठाकर स्कूल जाने लगी तो मोहित ने रोका। अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो आज की छुट्टी ले लो। निधि ने वहीं दरवाजे पर रुककर कहा। मोहित जी, मम्मी जी का सिर्फ सिर दर्द हो रहा है, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी है और वैसे भी आज शनिवार है, आपकी और नैना की छुट्टी है। घर पर आप और नैना मौजूद तो हो ना, फिर मुझे रुकने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बहू हो तुम? यहाँ सास की तबीयत खराब है और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। पता नहीं जब से तुम मायके से आई हो ऐसा क्या नौकरी करने का भूत सवार हुआ है। मोहित ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अरे बेटा रहने दे, तुम लोग शांति बनाए रखो। खुद की बेटी होती तो दर्द होता, बहू से क्या उम्मीद करें। जानकी जी ने भी अपनी तरफ से दो बातें बोल दी। इतने में नैना ने भी कहा, भाभी छुट्टी कर लोगी तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा आपका? अच्छा खासा घर संभाल रही थी, पता नहीं क्या नौकरी करने का शौक चढ़ गया आपको। मेरी मम्मी की जगह अगर आपकी मम्मी होती तभी क्या आप छुट्टी नहीं लेती? नैना की इस बात ने निधि को झकझोर कर रख दिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो वापस लौटकर अंदर आई और अपना बैग सोफे पर रख दिया। उसे बैग सोफे पर रखता देखकर सब लोगों को तसल्ली मिल गई कि चलो अब निधि छुट्टी करने को तैयार हो गई है। पर निधि मोहित के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर बोली, ठीक है मोहित जी, आज मैं छुट्टी ले लेती हूँ, पर आज की जो मेरी तनख्वाह कटेगी उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मोहित ने नाराज होते हुए कहा। हाय राम, बहू तुम्हारी कितनी ओछी सोच है। भला सास की सेवा के लिए छुट्टी लोगी तो उसके पैसे तुम हम लोगों से लोगी? यही संस्कार सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? जानकी जी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तो निधि ने पलटकर कहा, नहीं मम्मी जी, ये संस्कार मेरे माता पिता ने नहीं दिए हैं। ये तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझे दिए थे, याद है आपको या याद दिलाऊं? उसकी बात सुनकर वहाँ मौन पसर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा और निधि ने अपना बैग उठाया और वहाँ से स्कूल के लिए निकल गई। निधि जब ऑटो रिक्शा में बैठकर स्कूल के लिए निकली हुई थी तो उसे वो 2 दिन याद हो आए जब उसकी मम्मी पापा के इलाज के बाद अपने घर के लिए निकले हुए थे। उस दिन निधि अपने कमरे में कपड़े पर घड़ी लगा रही थी। इतने में बाहर से उसकी सास जानकी जी की आवाज आई। निधि अपने कमरे से बाहर निकलकर आई तो देखा कि हाल में जानकी जी, ननद नैना और पति मोहित साथ ही बैठकर कुछ हिसाब किताब लगा रहे थे। निधि ने बाहर आते ही पूछा, जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मुझे कुछ काम है, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तुम चाय बनाकर ले आओ, फिर यहाँ बैठो हमारे पास, तब बताती हूँ। निधि फटाफट रसोई में चली गई और चारों के लिए चाय बनाकर ले आई। ट्रे वहीं टेबल पर रखकर अपना चाय लेकर वहीं बैठ गई। इतने में मोहित ने जानकी जी को इशारा किया, जिसे निधि ने देख लिया। उसे बड़ा अटपटा लगा कि मोहित उसे कुछ बातें करने के लिए भी अपनी माँ का सहारा ले रहा है, पर वह फिर भी चुप रही। जानकी जी ने अपनी चाय खत्म की और बोलना शुरू किया, निधि, तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आया था क्या? और वह लोग घर पहुंच गए? और तुम्हारे भाभी भैया आए या नहीं, या फिर अभी विदेश में रहने का ही इरादा है? जी मम्मी जी, अभी मम्मी से फोन पर बात हुई थी, वह लोग घर पहुंच गए हैं और भाभी भैया भी घर पर आ गए हैं। इस बार भाभी यही मम्मी पापा के पास रहेगी। चलो ये बढ़िया है, आखिर इतने दिनों की परेशानी के बाद वह लोग अपने घर पहुंच गए। जानकी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद जानकी जी ने कहा, देख बहू, मुझे बात घुमा फिरा कर करने की तो आदत नहीं है, इसीलिए सीधे सीधे बात कर रही हूँ।
इस बार तेरे पापा की तबीयत खराब होने के चक्कर में तुम्हारे मम्मी पापा पूरे 10 दिन यहीं रुके। माना कि हॉस्पिटल का खर्चा तुम्हारे मम्मी पापा ने ही दिए, लेकिन उसके अलावा कितने सारे खर्चे हो गए। मोहित को भी 2 दिन अपने ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी, तो 2 दिन की तनख्वाह उसकी वैसे ही कट गई। ऊपर से खाने पीने का खर्चा, दवाई का खर्चा, तुम्हारी मम्मी का बार बार अस्पताल आने जाने का किराया भाड़ा, कुल मिलाकर कितना खर्चा हो गया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? निधि ने हैरानी से मोहित की तरफ देखा, पर मोहित चुप था। आखिर हिसाब किताब तो वही कर रहा था। इतने में नैना ने कहा, भाभी, हमें तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा जाते समय उन सब खर्चों की भरपाई करके जाएंगे, पर वह तो सीधे मुंह उठाकर चले गए। यह भी नहीं सोचा कि बेटी के ससुराल वालों से उन्होंने कितना खर्चा करवा दिया। यह बात सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आया कि नैना छोटी होकर उससे कैसी बातें कर रही है। पर निधि के बोलने से पहले ही जानकी जी ने कहा, भाई, मेरा तो एक ही बेटा है, कुछ तो उसके बारे में भी सोचते। वो कब तक उन सब पर खर्चा करता रहेगा? घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी ना है जिसे समाज वाले चला रहे हों कि वहाँ से आप खा पी कर चलते बनो। निधि अभी भी हैरान परेशान सी उन लोगों को देख रही थी कि तभी जानकी जी ने वह कागज मोहित के हाथ से ले लिया जिस पर वह हिसाब किताब कर रहा था। उसे लेकर निधि को दे दिया। बहू, अब 2 दिन बाद तुम मायके अपने भाई से मिलने जा ही रही हो, तो साथ में यह पर्ची जरूर लेकर जाना और उधर से आते समय सारा खर्चा लेकर ही आना। हम यहाँ पर किसी के मुक्त की सेवा करने के लिए नहीं है। तुम्हारा भाई वहाँ पर विदेश में ऐश कर रहा है और हम यहाँ तुम्हारे माता पिता की सेवा करें। कागज निधि के हाथ में थमाकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। नैना अपने कमरे में और मोहित घर के बाहर। निधि हैरान परेशान सी उस कागज को देख रही थी। निधि ने कागज को खोलकर बड़े गौर से देखा। उसमें एक एक चीज का हिसाब किताब लिखा हुआ था। मोहित ने 2 दिन की छुट्टी की थी, उसकी तनख्वाह, आने जाने पर कितना खर्चा हुआ था उसका हिसाब किताब, मम्मी के अस्पताल आने जाने का किराया, 2 बार मोहित फल लेकर आया था उसका हिसाब, निधि अपने पापा से मिलने गई उसका हिसाब, मम्मी ने यहाँ क्या खाया, यहाँ तक कि अस्पताल की कैंटीन से मोहित ने मम्मी के लिए जो चाय दूध लेकर आता था उस तक का हिसाब उसमें लिखा हुआ था। कुल मिलाकर 8,250 का हिसाब था। इस बार निधि ने मोहित से बात करने की कोशिश की तो उसने भी जानकी जी की बातों को ही सही ठहराया। अरे, बेटी बहन के घर का लेते नहीं हैं, बल्कि उन्हें देते हैं। क्या अपने माता पिता को कर्ज में डुबा रही हो? और फिर तुम्हारे भैया इतना कमाते तो हैं, इतना सा भी खर्चा नहीं करेंगे क्या? खैर 2 दिन बाद निधि अपने मायके गई। मायके पहुंचते ही सासू माँ का फोन आया, ये याद दिलाने के लिए कि आते समय पैसे लेकर आना। आखिर कैसे वह अपने माता पिता से यह पैसे मांगती। इसीलिए आते समय अपने कान के सोने के टप को बेचकर उसने वह पैसे घर पर लाकर दे दिए और उन लोगों ने पैसे रख भी लिए। ये बात ही काफी थी उसे नींद से जगाने के लिए। कम से कम इतना तो उसे समझ में आ ही गया था कि खुद के पैर पर खड़ा होना कितना जरूरी है। कहाँ तो वह सोच रही थी कि घर में रहकर अपने पति की घर गृहस्थी संभालूंगी, पर अब उसे समझ में आ गया था कि अगर आज वह अपने पैरों पर खड़ी होती तो उसे इतना कुछ सुनना भी नहीं पड़ता और ना ही उसे अपने कान के टपस को बेचने की जरूरत पड़ती। बस दूसरे दिन उसने अपनी सारी डिग्रियां निकाली और आसपास के स्कूल में अप्लाई कर दिया और किस्मत से एक स्कूल में उसे जॉब भी मिल गई। हाँ, तनख्वाह सिर्फ 14,000 रुपए ही थे, पर हाँ, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इतना बहुत था। दोस्तों, जो महिला अपने पैर पर खड़ी होती है उसे दूसरों की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है और हमेशा अपने कदम पर चलने की हिम्मत रखती है। कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती है जब लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।